नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड में एक्सेसिव ब्लीडिंग, अधिक मात्रा में ब्लड जाना क्या होता है, किसको हम कहते हैं ब्लीडिंग आपको ज्यादा हो रही है, ये क्यों होती है, हम उसके कैसे बचाव कर सकते हैं और अगर ऐसा हो जाए तो हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आपसे बात कर रही हूं एक्सेसिव ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुएशन, मासिक में ज्यादा ब्लड जाने को कैसे रोकें। पहले समझते हैं नॉर्मल पीरियड्स होते क्या हैं। कई बार लोगों को नहीं पता होता कि बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, ज्यादा हैं, कम है, बिकॉज ये बड़ा सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, इसका कोई माप अच्छे से नहीं होता। पीरियड यूजुअली 24 to 35 डेज के अगर डिफरेंस पे आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। 24 डेज पे पीरियड आना कोई बहुत जल्दी नहीं है, 35 डेज तक आना भी कोई बहुत लेट नहीं है। अक्सर लोगों को 28 to 30 डेज की साइकिल्स होती हैं। अक्सर पीरियड्स 4 to 5 डेज होते हैं। तो पहले आपको जानना जरूरी है कि हम कितने ब्लड को कहेंगे कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है दैट इज 80 ml। अगर आपको 80 ml तक ब्लड जा रहा है वो नॉर्मल है। अब आप कैसे जानेंगे कि ब्लड मुझे 80 ml तक जा रहा है पूरे मेंस्ट्रुएशन के दौरान? उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, हमारा जो एक पैड होता है, इस तरह को समझिए कि पैड है आपका एवरेज साइज पैड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स। अगर एवरेज पैड ऑलमोस्ट फुली सोक्ड है तो आपको 5 ml ऑलमोस्ट ब्लड लॉस हुआ है, एक छोटी चम्मच के बराबर। अब अगर ये आपको दिन में 2 पैड आपने चेंज किए मतलब 10 ml लॉस एवरी डे, और अगर आपको 8 दिन पीरियड्स जा रहे हैं मतलब 80 ml हुआ, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपको 4 पैड्स चेंज करने पड़ते हैं और 4 दिन ब्लीडिंग जा रहा है तो भी 80 ml है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। या आपको एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स लगाने पड़ रहे हैं जो कि फुली सोक हो रहे हैं, ये था एक नॉर्मल पैड और ये है एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स, तो भी आपको ब्लीडिंग एक्सेसिव है। या आपको बड़े बड़े क्लॉट्स मतलब कॉइन साइज के बराबर खून के थक्के, खून का जमा हुआ अगर बाहर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एक और तरीका है जानने का, अगर आपको लगता है मैं बहुत थकी थकी रहती हूँ, इरिटेटेड रहती हूँ, काम में मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती, टायर्डनेस हमेशा रहती है, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से कम है, 9, 8, 6, 7, इसका मतलब आपके पीरियड्स में हो सकता है काफी हाई प्रोबेबिलिटी हो कि आपके पीरियड्स हैवी हों। तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर इस फैक्टर को आप रूल आउट कराएं कि कहीं आप हैवी मेंसेस की शिकार तो नहीं है। मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऐसे 10 कारण जिनके कारण पेशेंट्स को हैवी पीरियड्स होते हैं। कहीं आपको इनमें से कोई ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लास्ट में हम बात करेंगे हम उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप अबाउट ईच कंडीशन। हैवी पीरियड्स होने के क्या कारण होते हैं? सबसे कॉमन जो कारण होता है वो है हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना। अक्सर ये 2 एज ग्रुप्स में पाया जाता है। जब पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं इसको हम मिनार्की कहते हैं, 12-14 साल की लड़कियां, या फिर जब पीरियड बंद होने की उम्र आ रही है 40 की उम्र के बाद, उसको हम पेरीमेनोपॉजल पीरियड कहते हैं। इस बीच में हमारा क्लॉक, जो बॉडी क्लॉक है, वो सेट रहता है, जो कि मंथली हमको रेगुलर टाइम पे पीरियड्स नॉर्मल मात्रा में कराता है। इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस एक कॉमन कारण है पीरियड्स के हैवी या इरेगुलर होने का। दूसरा नंबर कारण है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। अक्सर हमारे पास क्वेरीज आती है, मेरे अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड आया है, क्या करना है। मेरा एक पूरा वीडियो है फाइब्रॉइड्स के ऊपर कि हमको किस फाइब्रॉइड को ट्रीट करना है, किसको ट्रीट नहीं करना है। पर फाइब्रॉइड्स एक कॉमन कारण है हैवी पीरियड्स होने का। अगर फाइब्रॉइड्स यूट्रस की वॉल में, जिनको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं, तो वो एक कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, जो कि यूट्रस के अंदर कैविटी में प्रोजेक्ट करता है, जो कि एम्प्टी स्पेस है, वहां अगर फाइब्रॉइड आता है तो ये इस स्पेस में आएगा, दैट इज कॉल्ड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, जो कि कॉमन कारण है हैवी पीरियड्स का। इस फाइब्रॉइड को आपको सबम्यूकोजल को निकलवाना ही पड़ेगा। थर्ड कॉमन कारण है पॉलिप्स। पॉलिप्स भी उसी तरह की ग्रोथ होती है, यूट्रस में हैंग करती हुई ग्रोथ्स होती हैं, जो कि एंडोमेट्रियम, जो हमारी इनर लाइनिंग है, वो एक जगह लोकलाइज ज्यादा उसके सेल्स डिवाइड कर जाते हैं, तो एक हैंगिंग नोड्यूल बना लेता है या एक गांठ बना लेता है, इसको हम पॉलिप कहते हैं। इससे पेशेंट्स को हैवी पीरियड्स के साथ साथ बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो सकता है, होती रहे। चौथा कारण है एडिनोमायोसिस, जिसमें यूट्रस की वॉल्स थिक हो जाती है। ये जो यूट्रस है इसकी दीवारों को थिक हो जाते हैं। इसका एक डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है जो कि फाइब्रॉइड में अक्सर नहीं होता। इसमें पेशेंट को हैवी पीरियड के साथ साथ बहुत सीवियर पेन भी होता है, जो कि फाइब्रॉइड्स में इतना कॉमनली नहीं पाया जाता। तो पेनफुल पीरियड्स, हैवी पीरियड्स विद लार्ज यूट्रस, हमारा हाई सस्पिशन होता है एडिनोमायोसिस हो। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ कंडीशन। 5वां कारण है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें भी पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सिम्टम होता है, इनफर्टिलिटी होती है, पर कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस में भी हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। छठा कारण है कॉपर टी। अगर आपने अभी रिसेंटली इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉपर टी का लगवाया है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो शुरू के 3 महीने बॉडी एडजस्ट होती है, तो शुरू में आपको हो सकता है कि थोड़े से हैवी पीरियड्स हो, पर आपके डॉक्टर आपको काउंसलिंग इस बारे में जरूर करेंगे और मे भी कुछ रिक्वायर्ड ड्रग्स दें, जिससे कि आपके शुरू के 3 महीने निकल जाए। जब बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी तो पीरियड्स अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। छठा कारण है पीआईडी। पीआईडी मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इस पूरे एरिया को हम पेल्विस कहते हैं, जहां पे यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ये एनल कैनाल लास्ट पार्ट होता है।
अगर यूट्रस है उसके आसपास कहीं कोई इन्फेक्शन होता है, ये यूट्रस है और ये ट्यूब्स और ओवरीज हैं, दोनों साइड एक सा होता है, अगर इसके आसपास कहीं भी इन्फेक्शन है उसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा वजाइनल डिस्चार्जेस, रिकरेंट क्रॉनिक लंबे समय तक पेट में दर्द रहना और इरेगुलर एंड हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। 7th रीजन इज कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। हमारे ब्लड में जब भी हमको कहीं कट लगता है, बहुत छोटा कट है तो अपने आप क्लॉट बन के रुक जाता है ब्लड, या हम प्रेस करके रखते हैं तो रुक जाता है। अगर इस कोएगुलेशन फैक्टर की जो हमारे ब्लड में रन करता है उसकी किसी को कमी है, जैसे कि वॉन विलेब्रेंट डिजीज होते हैं, ऐसे कुछ खास डिजीजेस होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी एक्सेसिव हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको हेमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है। 9th कॉज ऑफ हैवी पीरियड्स इज, हो सकता है आप कोई ब्लड थिनर्स पे हो, आपकी कोई हार्ट की बीमारी हो जिसके कारण लोग लो डोज एस्पिरिन पे रहते हैं या वॉरफेरिन इंजेक्शंस लेते हैं, उन पेशेंट्स को भी कई बार हैवी पीरियड्स की शिकायत हो सकती है। और आखिरी कारण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा खतरनाक है, दैट इज कैंसर। कई बार कैंसर्स प्रेजेंट करते हैं एज इरेगुलर हैवी पीरियड्स, खास करके यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में भी बीच बीच में ब्लीडिंग ऑफ एंड ऑन हो सकती है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से सही समय पे मिलना बहुत जरूरी है। सो दीज वर 10 कॉजेज ऑफ हैवी पीरियड्स। अब समझते हैं हम कैसे उसको डायग्नोज करेंगे। इस तरह का अगर आपको कोई शक भी है कि मेरे पीरियड्स नॉर्मल है या नहीं, तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। वो आपको पहले एग्जामिन करेंगे, पेट पे हाथ रख के देखेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन पहले, उसको हम परस्पेक्युलम कहते हैं, जहां हम देखते हैं। ऐसे में हमको कोई पॉलिप्स लटकते हुए दिख सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर हो तो वो दिख सकता है। एंड फिर हम इंटरनली एग्जामिन करते हैं आपको, हमको यूट्रस का साइज पता चलता है वेजाइनल एग्जामिनेशन से। कभी कभी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स यूट्रस को बड़ा सा इरेगुलर फील देते हैं, या पीआईडी में पेशेंट को दोनों साइड से बहुत पेनफुल होता है, एंडोमेट्रियोसिस में पीछे की तरफ पेन होता है, एडिनोमाइसिस में हमको ग्लोबुलर बड़ा सा एक यूनिफॉर्मली एनलार्ज यूट्रस मिलता है। तो कुछ चीजें हमको हाथ से के जांच से अंदाज हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट इज अल्ट्रासाउंड। यूजुअली हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं, इससे हमको इन सभी बीमारियों के बारे में अंदाज पड़ता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज। अल्ट्रासाउंड में हमको जो अलग से इन्फॉर्मेशन मिलती है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड, साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियम थिकनेस, जो इनर लाइनिंग है परत उसकी मोटाई कितनी है, अगर एडिनोमाइसिस है तो यूट्रस कितना बड़ा है साइज में, ये सारे एग्जैक्ट डायमेंशंस हमको उसी से पता चलते हैं। कई बार पेशेंट का थोड़ा फैट हो तो हम एग्जैक्ट नहीं कह पाते, हमको थोड़ा अंदाज होता है, पर अल्ट्रासाउंड हमारी डायग्नोसिस को कंफर्म करती है। किसी किसी कंडीशन में डॉक्टर आपको हो सकता है एमआरआई के बारे में भी कहें, जहां उनको कोई खास चीजों का शक होगा, जैसे कि कैंसर का रिस्क या फाइब्रॉइड्स का लोकेशन, उसको मायोमा मैपिंग कहते हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस में थायराइड भी एक इंपॉर्टेंट कारण है आपके इरेगुलर पीरियड्स होने का। डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, अगर आप बहुत पेल लग रही हैं तो आपका हीमोग्लोबिन चेकअप, थायराइड चेकअप, कुछ कंडीशन में हम बीटा एचसीजी, प्रोलेक्टिन से ये 125 भी करा सकते हैं। ये बेसिक ब्लड टेस्ट है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब चलते हैं कि इसका इलाज कैसे हो। अभी प्रॉब्लम तो आ गई है, इससे ट्रीटमेंट तो पाना ही पड़ेगा। जब हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, हम बताते हैं किसी भी बीमारी के 2 तरीके होते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल। फिर पेशेंट के बेसिस पे उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी एज, फर्टिलिटी स्टेटस, ये सब देख के हम उसको एक प्रोग्राम करते हैं कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट है। So this is a choice-based decision what we do with the patients. This is called tailor-made protocol for this particular patient. अगर मेडिकल की बात करें तो कई बार हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए, खाली उन 3-4 दिनों खाने के लिए कुछ हीमोस्टैटिक एजेंट्स देते हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं। ये कई बार यंग पेशेंट्स में बहुत आसानी से काम करता है, पेशेंट को पूरे महीने कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यंग हैं, लेस देन 40 हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, आप एक और बच्चा प्लान करना चाहती हैं, ऐसे में कई बार आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लोगों के मन में आता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो मुझे कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है, पर ये पिल्स दी जाती हैं आपके हार्मोनल इंबैलेंस को करेक्ट करने के लिए। ये तब है जब हमको कोई बड़ा डायग्नोसिस नहीं मिला, जैसे फाइब्रॉइड नहीं है, कैंसर नहीं है। ये सब रूल आउट करने के बाद हम कंक्लूड कर दें कि प्रोबेबली दिस इज हार्मोनल इंबैलेंस, तब आपको हार्मोन से शॉर्ट कोर्स 3 महीने का देके फिर सब कुछ बंद करके देखते हैं कि आपकी बॉडी रिदम अगर सेट हो गई है, आपके पीरियड्स रेगुलर आने लगे हैं, तो फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स का स्पेसिफिक इलाज होता है। कुछ फाइब्रॉइड्स के लिए दवाइयां हम दे सकते हैं आपको कि 3 महीने 6 मंथ्स की दवा खाइए, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, शायद आप सर्जरी को अवॉइड कर सकें। पर फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, ये सब प्रोग्रेसिव डिजीजेस हैं और ये रिकरेंट डिजीजेस हैं। फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स निकालने के बाद फिर चांस रहता है वो फिर से आगे कभी नए आ जाएं, या एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस धीरे धीरे बढ़ सकती है। इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर बताएंगे। मेडिकली पॉलिप्स ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस पेशेंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर हम कुछ समय दवाइयों से ले जा सकते हैं। अगर इलाज नहीं हुआ इन सबसे तो फिर हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा।
कोएगुलेशन डिसऑर्डर में आपको हेमेटोलॉजिस्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट ने रखा है तो आपको उनसे मिल के कुछ दवाएं चेंज करनी पड़ सकती हैं, या वही दवाओं पे रहे पर हम आपको खून थोड़ा सा 3-4 दिन, जब आपको हैवी ब्लीडिंग है, वी मे गिव यू सम मेडिसिन, जिससे उस समय आपका ब्लड ब्लीडिंग थोड़ा कंट्रोल हो। कभी कभी ऐसे में दवाइयां बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर कैंसर है तो उसका इलाज बहुत ही अलग होगा, मोस्टली सर्जिकल ही होता है, क्योंकि आप अर्ली स्टेज में हैवी पीरियड्स के साथ आ जाते हो। अगर लेट है तो आपको कीमो या रेडियोथेरेपी के लिए जाना पड़ सकता है। और आजकल बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि यही LNG IUD बना रही हैं। LNG मतलब हार्मोन का नाम है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, IUD मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो अगर हम किसी हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस को यूट्रस में रखते हैं, उसको हम कहते हैं LNG IUD का इंसर्शन। अक्सर मरीज उसको मिरेना के नाम से जानते हैं, जबकि ये स्पेसिफिक ब्रांड नेम है। तो कई बार हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, आपको बायोप्सी लिया, क्लीन किया, जिसको हम DNC भी कहते हैं, और उसके बाद हम मिरेना रख देते हैं। तो पेशेंट जब बेहोशी से बाहर आता है, उसका न कि सिर्फ डायग्नोसिस हुआ है, उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, जिससे कि पेशेंट को 5 साल तक आराम रहता है। उसको रोज रोज हार्मोन्स खाने की जरूरत नहीं है। और इसका फायदा ये है कि मिरेना क्योंकि लोकली वहीं पे हार्मोन रिलीज करता है, तो ये पूरे ब्लड में नहीं आते, तो आपके साइड इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स भी कम से कम होते हैं। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो उसमें बायोप्सी लेना बहुत जरूरी है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में भी अगर थोड़ी सी थिकनेस है लाइनिंग की, यंग पेशेंट्स लेस देन 40 को हम शॉर्ट कोर्स ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट लेके देखते हैं। पर अगर मोर देन 40 इयर्स एज है, ऐसे में हम डेफिनेटली आपका बायोप्सी लेते हैं, और उसमें हिस्ट्रोस्कोप से अंदर जाके, जिसके मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, हिस्ट्रोस्कोपी से देख के कौन सा एरिया में शक है, जहां पे हमको कोई शक वाला एरिया है वो हमारा मिस ना हो जाए, उससे हम बायोप्सी लेते हैं। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है, आपके बच्चे पूरे हो चुके हैं, फैमिली लाइफ कंप्लीटेड है, और आप बार बार दवाइयां लेके थक चुकी हैं, या आपके ऐसे बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत सारा एडिनोमायोसिस है, बहुत सफरिंग है, तो हिस्टेक्टोमी इज अनदर ऑप्शन। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम नहीं होना चाहिए कि पीरियड हैवी है, यूट्रस निकाल दो, दैट इज नॉट द वे। अभी हम लोग का प्रोजेक्ट है सेव यूट्रस, सेव द यूट्रस ऑफ द वुमेन। अननेसेसरली हिस्टेक्टोमी नहीं करनी है, क्योंकि ये बड़ी सर्जरी है। पर अगर आप ये सब कर चुकी हैं, सारे ट्रीटमेंट जो मैंने बताए, तो आप डॉक्टर से हिस्टेक्टोमी मतलब यूट्रस रिमूवल के बारे में डिस्कस कर सकती हैं। आजकल 99% ऑफ केसेस लेप्रोस्कोपी से किए जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं पहले हमारा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, या 1 बच्चा या 2 बच्चा। आजकल जितने भी सिजेरियन से ऑपरेशन हुए हों, या आपके पहले कोई भी ट्रीटमेंट सर्जिकली हुआ हो, कोई एक्सपर्ट सर्जन है, वो लेप्रोस्कोपी से आपका ट्रीटमेंट फिर भी कर सकता है। तो TLH, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, जहां आपके हम केवल यूट्रस और ट्यूब्स निकालते हैं, हम आपकी ओवरीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि ओवरी हेल्दी है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरीज को हम छोड़ सकते हैं। और भी कुछ तरीके होते हैं, NDVH, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, जहां नीचे के रास्ते से, योनि के रास्ते से यूट्रस को निकाला जा सकता है। लास्ट में आप सोचेंगे कि ठीक है, थोड़ा मुझे ब्लड लॉस ज्यादा है, बट आई डोंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई थकान नहीं लगती, मेरा हीमोग्लोबिन भी 10 आया है। पहली बात है, हो सकता है कोई बीमारी ऐसी हो जिसको आप इग्नोर करती रहे, आप सोचे हैवी मेंसेस ही तो है, पर वो कोई सिम्टम हो किसी और छुपी हुई बीमारी का, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज, धीरे धीरे आपको जो लग रहा है आज 10 ग्राम है, कब आपका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम हो जाएगा। व्हाई नॉट लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। तो अपने उस पर्टिकुलर रीजन को ट्रीट कराइए, अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखिए, जिससे आप ओवरऑल जॉयफुल एंड एनर्जेटिक रहें। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 10 कॉजेज ऑफ हैवी मेंसेस, कैसे पहचाने आपको हैवी मेंसेस है, उसकी डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे करते हैं, और क्या क्या इलाज के ऑप्शंस हैं। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, वंस अगेन टॉकिंग टू यू अबाउट एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।